तो चलिए गाइस, आज हम ले रहे हैं आपका जो है अगला टॉपिक, जो कि है आपका नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड को आप सुनिएगा। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि आपको एकदम हम शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि इस पूरे पोर्शन में कोई इतना खास इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं है। सिंपल सा आपको जो है बताया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको ये पूरा एक एक पोर्शन हम पढ़ेंगे और उसमें से जो भी निचोड़ होगा उसको हम बताते जाएंगे। जैसे कि यहाँ से हम स्टडी करते हैं, इसको क्या लिखा है कि फिजिसिस्ट एक्सप्लोर द यूनिवर्स। Their investigations, based on scientific processes, range from particles that are smaller than atoms in a size to stars that are very far away. In addition to finding the fact by the observation and experimentation, physicists attempt to discover the laws that summarizes often as the mathematical equation these facts। क्या है इसका मतलब कि जो हमारे फिजिसिस्ट थे उन्होंने पूरे यूनिवर्स को क्या किया है, एक्सप्लोर किया है। अब ये तो हम नहीं कह सकते इन्होंने पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर किया है, लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक इसमें कुछ कुछ चीज़ों को खोजा है, एक्सप्लोर किया है। चाहे वो इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है क्या थी, इनकी साइंटिफिक प्रोसेस में बेस्ड थी, और इनकी जो रेंज रही है एक्सप्लोर करने की वो स्मॉलर से भी स्मॉलर तक ही पहुंच गए हैं। और मतलब स्मॉलर की हम बात करें तो एटम का जो साइज है उस तक को भी इन्होंने नाप लिया है, और लार्ज लार्ज जो स्टार्स का साइज तक भी इन्होंने नाप लिया है या मेजर कर लिया है, जो कि हमसे बहुत दूर है। उसके अलावा इन एडिशन में हमसे बोल रहे हैं कि इन्होंने कई सारे ऐसे फैक्ट पता किए अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपेरिमेंटेशन से। और जो भी फिजिसिस्ट थे हमारे, उन्होंने अटेम्प्ट किया है, एक डिस्कवरी किए हैं कुछ लॉज जो कि हमारे समराइज उन्होंने किए हैं कुछ भी एक मैथमेटिकल इक्वेशंस में और उन फैक्टों को। तो अभी आप देखते हुए कि आपको जैसे कि हमारे आइंस्टीन न्यूटन ने जो कह दिया, मतलब कि जो इक्वेशंस दी हैं मोशंस की हुई, जो कि आपके न्यूटन ने दी हैं, तो वो क्या हुआ, वो क्या ऑब्जर्वेशन करी उन्होंने, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो उनको फिर उन्होंने क्या कर दिया, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं हम। तो इन एनी फिजिकल फेनोमेनान बोल रहे हैं, कोई भी फिजिकल फेनोमेनास गवर्न बाय द डिफरेंट फोर्सेस सेवरल क्वांटिटीज में चेंज विद टाइम। तो इस वर्ड को, इस लाइन को मैं आपको बता दूं क्या लिखा है। बोल रहे हैं जो फिजिकल फेनोमेनास होते हैं, जो कि गवर्न होते हैं किससे, कई बहुत सारे डिफरेंट फोर्सेस से, सेवरल क्वांटिटीज़ जो कि हमारी क्या हो जाती, चेंज हो जाती है टाइम के संग, है ना। अब इतनी लाइन यही बोल रही है, अब मैं आपको और कुछ इसमें बता नहीं पाऊंगा, तो इतना यहाँ पे वो लगा है। अब आगे क्या लिखा है, अ रिमार्केबल फैक्ट, एक अच्छा सा हमको याद करने वाला एक तथ्य ये है कि सम स्पेशल जो है फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब कुछ ऐसी स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हाउ एवर रिमेन कॉन्स्टेंट इन टाइम। बोल रहे हैं कि ऐसी कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि समय के संग नहीं बदलती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, है ना। ऊपर हमसे बोला है कि भैया कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमारी समय के संग बदलती हैं, है ना। और लेकिन आपको बोल रहे हैं कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि समय के संग नहीं बदलती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। हाँ भाई, आगे देखिए क्या लिखा है, दे आर द कंजर्व क्वांटिटीज़ ऑफ द नेचर। और उन ऐसी क्वांटिटीज़ को जो कि समय के संग कांस्टेंट रहती है उन्हें हम बोलते हैं कंजर्व क्वांटिटीज़। याद रखना, आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ ले भाई साहब व्हाट इज द कंजर्व क्वांटिटीज़, तो कंजर्व क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच आर द रिमेन कांस्टेंट इन द टाइम। तो वो समय के संग परिवर्तित नहीं होती हैं, वो बिल्कुल एक समान रहती हैं, है ना। अब लिखा आगे कि अंडरस्टैंडिंग दीज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। और अब जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन कंजर्वेशन प्रिंसिपल को, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब करें कि द ऑब्जर्व फेनोमेनास क्वांटिटेटिवली, मतलब कि सारे फेनोमेना को हम क्वांटिटेटिवली समझें। अब आपके लिए मैं पहले बता दूं कि जब भी हम बात करते हैं क्वांटिटेटिवली और एक और होता है आपका क्वालिटेटिवली, इनमें डिफरेंस क्या है ना। तो उस डिफरेंस को पहले समझिए, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम कभी भी पढ़ते हैं तो हम ये दो शब्द जरूर सुनते हैं कि भाई क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो उसको ज़रा ध्यान से सुनिए, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जब भी हम क्या करते हैं क्वांटिटेटिवली की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी जो मेजर क्वांटिटी है उसमें हमको क्या नंबर प्रोवाइडेड हो रहा है ना। इसमें जो भी हमें एक मतलब मेजर करने के बाद क्या होता है, हमें क्वांटिटी मिलती है, मतलब एक क्वांटिटी मिलती है ना, उसमें कोई नंबर मिलता है। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि आपने क्या किया, कुछ राइस लिए और उन राइस को क्या करा आपने, तोला, तो आपके पास एक क्या मिली, उसकी क्वांटिटी मिली कि भाई आपके पास 1 किलो राइस है, 2 किलो राइस है, 3 किलो है। तो ये उसकी क्या हुई, क्वांटिटी हुई है उसकी, ये क्वांटिटेटिवली उसका हमने मेजर किया। अब बात आती है क्वालिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली हम ये देखते हैं कि जैसे आपके पास राइस है, तो राइस भैया कैसा आपका, सफ़ेद है। राइस भाई आपका जो है पानी में डालने के बाद क्या होता है,
मतलब कि वो जो है जब उसको हम उबाल लेते हैं पानी में, तो इस तरीके से वो जो डाटा है वो उसका क्वालिटेटिव है, मतलब उसकी क्वालिटी को बताता है। वो जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, या उसको हम बोल सकते हैं कि वो कुछ फेनोमेनास पे बेस होता है ना। लेकिन ये क्वांटिटेटिवली हमें क्या बताता है कि कुछ मेजर जो चीज़ें हैं जो कि हमारी क्या है, साइंटिस्टों ने उसको मेजर किया, उसको मापा, तो उस पे जो उन्होंने प्रोवाइड नंबर्स हुए हैं उनको हम बोलते हैं उसकी क्वालिटेटिवली। तो अब हमसे बोल रहे हैं क्वांटिटेटिवली, तो बोल रहे हैं कि जो हम अंडरस्टैंड करें इन कंजर्वेशन प्रिंसिपल को, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिस्क्राइब करें सबसे पहले जो भी हमारे ऑब्जर्व फेनोमेनास हैं उनको क्वांटिटेटिवली, मतलब कि उनको हम ऐसे करें कि कुछ हमें उससे नंबर प्राप्त हो, उसकी हमें क्वांटिटी प्राप्त हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, अब जब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आने लगेगा। अब देखिए क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है भाई साहब कि फॉर मोशन अंडर एन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो, अब यहाँ पे एक और टर्म आई है आपकी, सब जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं यहीं पे आपको बताते जाऊंगा। जैसे कि अब यहाँ पे आया है कि भाई मोशन के लिए एक, जब भी कोई भी एक्सटर्नल हमारा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा होता है, तो अब पहले तो आपको ये जानना होगा यार कि जो कंजर्वेटिव का मीन क्या होता है ना। हम बोलते रहते हैं कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, तो पहले जरा समझिए कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा फोर्स जो कि किस पे डिपेंड करेगा, हमारा किस पे, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वो, है ना। तो ऐसे जो फोर्स होता है जो कि पाथ डिपेंडेंट ना होके हमारा सिर्फ ये इस पे डिपेंड करेगा भाई साहब, वो इनिशियल से फाइनल हमारा वर्क डन कैसा हुआ है या कितना हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं, उसमें जो भी फोर्स अप्लाई है वो हम होता है हमारा कंजर्वेटिव, है ना। तो अब ये जो है कंजर्वेटिव होता है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब इसका उल्टा होगा कि वो जो होगा पाथ पे डिपेंड करेगा, जो भी आपका वर्क डन है, कि जब आपने कोई भी काम किया है तो वो काम आपने किस तरह से किया है उस पर हम देखेंगे, वो होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव। अब जरा मैं साइड में आपको बताता हूँ उसका सेंस क्या है। जैसे कंजर्वेटिव की हम बात करते हैं कि भाई हमारी कोई एक क्या थी, यहाँ पे हमारा कोई भी क्या है, बॉल है। तो जब बॉल यहाँ पे है तो वो यहाँ से लेके यहाँ पे गई है और वो यहाँ पहुँच गई, चाहे वो ऐसे करके यहाँ पहुँचे या इस तरीके से यहाँ पहुँचे, वो जो है इनिशियल से अपनी फाइनल स्टेट में कितना पहुँची है बस उसे हम देखते हैं, और इसे हम बोलते हैं भाई साहब वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है ना। एक होता है आपका क्या, नॉन कंजर्वेटिव। इसका क्या सेंस होता है, इसका सेंस होता है कि जब भी हम क्या करें, एक बॉल है, वो आपकी कहाँ, यहाँ से यहाँ पहुँची है, तो वो इस रास्ते से पहुँची या फिर इस रास्ते से पहुँची, तो उसके पाथ पे डिपेंड करे। तो ऐसे जो आपका क्या होता है, जो फोर्स हम लगाते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, आपका कंजर्वेटिव, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब जरा इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। मैं आपको इसी तरीके से सारी जो भी आपके डिफ़िकल्ट जो भी वर्ड आएंगे या फिर ऐसे जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको मैं यहीं पे आपको बताते जाऊंगा, जिससे कि अब आगे चल के आपको ये परेशानी नहीं होगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए इस लेक्चर को। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि फॉर मोशन अंडर एन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी हमारा कोई ऐसा मोशन जो कि किसी भी एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स से होता है, एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे है कि जब भी हम कोई बाहरी बल लगा रहे हो, है ना। एक होता है अंदरूनी बल और एक होता है बाहरी बल। अब बाहरी बल का मतलब होता है कि जैसे आपकी क्या है, फुटबॉल है, इस पर मैं क्या कर दूं, किक कर दूं, तो ये मेरा हो गया बाहरी बल। और अब इसका इंटरनल फोर्स क्या होगा भाई, इंटरनल फोर्स ये हो जाएगा इसका कि इसके अंदर जो कुछ पार्टिकल्स रहेंगे वो इसको क्या कर रहे होंगे, जिसके इसके अंदर क्या है, एयर है, तो एयर क्या कर रही होगी, इस बॉल को अपने आप में ही क्या कर रही होगी, उसको दबाव दे रही होगी अंदर से, तो वो इसका इंटरनल फोर्स है। और आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो होता है कि हम बाहर से कोई बल लगा रहे हों। तो ये आपको समझ आया होगा कि एक्सटर्नल और आपका इंटरनल क्या है। तो बोल रहे हैं जब हम मोशन कराते हैं किसका, किसी भी चीज़ का, तो वो जब हम एक्सटर्नल उसमें कंजर्वेटिव फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिए, तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है पहले आप वो भी समझ लीजिए। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि उस जो भी चीज़ है उसने कितना कार्य किया, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है। या इसमें मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट इसकी डेफिनेशन बताऊं तो वो ज़रा सुनिए आप। तो वो यहाँ पे आपको ये लिखी है क्या, कि द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज अ कांस्टेंट। कि जो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, जो कि उसका सम है क्या, उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, वो जो होगी उस बॉडी की, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा यार कि किसी भी बॉडी की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कैसे हो सकती है ना। और जो मैकेनिकल एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं, जब किसी भी बॉडी का जो सम हम करते हैं किसका, उसकी काइनेटिक और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसे हम बोलते हैं उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी।
अब इन्होंने बोला है कि जब हम क्या करते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं किसी बॉडी की जो कि एक्सेलरेशन कर रही है या फिर मोशन कर रही है एक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, तो वहां पे जो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो जो रहती है कांस्टेंट रहती है। अब इसका क्या सेंस है वो जरा सुनो। इसका सेंस ये रहता है कि जब भी क्या होता है, जब कोई हमारी बॉडी मोशन कर रही होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती जाती है ना। तो इस तरीके से क्या रहता है, उनमें जो सम रहता है वो कांस्टेंट रहता है। अब सम का कांस्टेंट का मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज़ हमारी है, आप सुनो ध्यान से, जैसे 2+3 आपको मिल रहा है 5। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 2 है वो उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी थी इस समय, और जिसका 3 थी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब ऐसा हो जाए कि ये जो काइनेटिक है एनर्जी है वो 3 हो जाए और पोटेंशियल 2 हो जाए, फिर भी इनका सम क्या रहेगा, 5 ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी 1 हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी 4 हो जाए, तब भी इनका सम 5 ही रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सम इनका आ रहा है वो हमारा कांस्टेंट आ रहा है हर बार। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो हमारा सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल है किसी भी बॉडी का, तो वो जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, है ना। उनकी अंदरूनी चेंज होता रहेगा भाई, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी अंदर में चेंज हो रही है, लेकिन उनका जो हम देखेंगे सम करके तो वो आपको कांस्टेंट आएगा थ्रू आउट द मोशन। तो इतना आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम जिसको अब लिखा है इन्होंने, द फेमिलियर एग्जाम्पल इज द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। और इसका सबसे अच्छा जिसको हम परिचित एग्जाम्पल हमारा बोल सकते हैं वो ये है कि फ्री फॉल होना। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा क्या होता है, कोई भी बॉडी अपनी अर्थ की ओर गिरती है, बिल्कुल किसी भी मतलब उसमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहा होता, उसको ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है, तो वो बिल्कुल फ्री फॉल होकर जब नीचे आती है तो उस मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो बोल रहे हैं हम एक फेमिलियर एग्जांपल जानते हैं ऐसा मोशन का जिसमें कि हमारी पोटेंशियल काइनेटिक सम जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, तो उसका एग्जांपल है फ्री फॉल। किसका, एक ऑब्जेक्ट का जो कि अंडर अ ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पे जो उसकी काइनेटिक रहती है एनर्जी ऑफ दी ऑब्जेक्ट एंड एट पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है आपकी चेंज होती है कंटिन्यूसली विथ टाइम। सुनो ध्यान से, उसकी जो काइनेटिक और पोटेंशियल है वो चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती रहती है कि भाई उसका जो ऐसे आपका काइनेटिक एनर्जी उसकी वही हिसाब, जैसे कि 3 हो गई है ना, ऐसे मैं अभी जो मैंने बताया था ना वो ही है। जैसे आपकी पहले उसकी 2 थी, फिर 3 हो गई, फिर आपकी जैसे कि 4 हो गई, 5 हो गई, है ना। काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज करती जाएगी। तो ऐसा फंडा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि पोटेंशियल और काइनेटिक है दोनों चेंज होती रहेंगी, लेकिन उनका जो सम रहेगा वो आपको क्या रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा। जो मैंने अभी आपको बताया था 2 3 का एग्जाम्पल लेके इक्वल टू 5, वो वाला यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। अब आगे लिखा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज कराते हैं, कहाँ से, रेस्ट से। रेस्ट का मतलब होता है कि जब भी अपनी ऊपर रहता है एक स्थिति पे रहता है जहाँ पे वो कोई भी मोशन ना कर रहा हो, ऐसी जब किसी भी स्थिति रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसे हम बोलते हैं उसका रेस्ट, रेस्ट पे है वो। तो जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रिलीज हम करते हैं रेस्ट से, द इनिशियल पोटेंशियल जो एनर्जी रहती है वो उसकी कंप्लीटली कन्वर्टेड हो जाती है किसमें, इनटू द काइनेटिक एनर्जी में उस ऑब्जेक्ट की। और 10 बिफोर इट हिट द ग्राउंड, है ना, जब वो क्या करता है अपना, जैसे ही हिट करता है उस ग्राउंड को, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी कंप्लीटली कन्वर्टेड हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, उस ऑब्जेक्ट की जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अब कब होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही वो क्या करेगा, हिट करेगा उससे पहले, है ना। मतलब जब ऑब्जेक्ट हिट करने वाला होगा ग्राउंड को, मानिए कि ये आपका ग्राउंड है और ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉल मोशन में आ रहा है ऊपर से, है ना, इस तरीके से गिरते हुए आ रहा है, तो वो जैसे ही इसको हिट करने वाला होगा इस ग्राउंड को, तो उससे पहले इस पोजीशन पे बिल्कुल हिट भी नहीं किया, तो इस पोजीशन पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, इसको यहाँ से लिखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, वो यहाँ पे मैक्सिमम होगी उसकी, है ना। उसकी मतलब मैक्सिमम का मतलब है कि पूरी की पूरी कन्वर्टेड हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो उसकी पोटेंशियल होगी। और इस पोजीशन पे जहाँ पे बिल्कुल वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे गया होगा, तो उस पोजीशन पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की वो मैक्सिमम होगी। और इधर बीच में कहीं पे आपकी क्या आ जाएगी कि जो काइनेटिक और उसकी पोटेंशियल दोनों बराबर होगी, कोई ऐसी पोजीशन भी आएगी। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो ओवरऑल सम रहेगा आपका काइनेटिक और पोटेंशियल का, वो बिल्कुल सेम ही रहने वाला ओवरऑल, मतलब कि पूरे मोशन के दौरान। आगे लिखा है कि दिस लो, जो हमने अभी ऊपर लो पढ़ा है वही साहब, जो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही सम उनका जो है जीरो वो कांस्टेंट रहेगा,
तो ये जो लो है रिस्ट्रिक्टेड करता है हमें, मतलब कि बाधा डालता है या रोकता है। फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। तो हमसे ये बोला गया है कि दिस लो रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कि ये हमें रोकता है कि कंफ्यूज होने में। कंजर्वेटिव फोर्स जो कि है शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस लॉ के साथ हमें कंफ्यूज नहीं होना है किस फोर्स के संग, जो कि हम मतलब किस लॉ के संग, जो कि हम जनरल लॉ पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विच इज, जो कि बेसिस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। मतलब क्या है इसका, जिन लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ पढ़ लिया अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ क्या बोलता है ये लॉ आपसे ये बोलता है कि जो भी आपका कहीं भी क्या रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसकी जो भी एनर्जी है, जो वो यदि वो कोई भी वर्क कर रहा है तो उससे जो प्रोवाइड हमें एनर्जी हो रही है वो एनर्जी हमें मिलेगी, तो वो कभी भी डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है ना। मतलब कि सिंपल हम बोलें तो आपकी जो एनर्जी रहती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है और ना ही बनाई जाती है। वो जो रहती है हमेशा नेचर में क्या करी जाती, चेंज करी जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे हम देखते हैं कि आपका हमने क्या किया, किसी भी जो है सिस्टम से हमने वर्क डन कराया है ना, ये कोई भी हमारा एक सिस्टम है, और हमने क्या किया कि यहाँ से इस पिस्टन को पुश करा और जिससे कि हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको दबाने से कुछ वर्क किया एक्सटर्नल। तो यहाँ पे इसके रगड़ने से जो कुछ हीट जनरेट होगी वो नेचर में निकल जाएगी, इसके द्वारा जो वर्क हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो आप देखोगे कि जो हमारी एनर्जी हमें मिल रही है या जो भी हमारी लॉस हो रही है जो भी कुछ है, तो उसका जो सम रहेगा वो आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। मतलब कि एनर्जी हमारी कहीं भी इधर उधर नहीं जाती है। तो अब ये हमसे इस लाइन में ये बोल रहे हैं कि जो लो आपने जो अभी आप पढ़ रहे हो, दिस लो जो कि रिस्ट्रिक्ट फॉर अ कंजर्वेशन ऑफ जो है फोर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज, हमें क्या नहीं होना चाहिए, जो कंजर्वेशन और जो फोर्स है उसके संग हमें जो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो कि जनरल लो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ये होती है कि एनर्जी कांट बी डिस्टॉर्ट, कांट बी जो है आपकी मतलब कि फॉर्म्ड, इट इज जो है चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ये हमारा लो है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ये हमसे बोला गया है। अब आगे जरा पढ़ते हैं, अब क्या है भाई साहब, तो जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का, ये जो है आपका एक सेंट्रल टू फिजिक्स एंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी कैन बी रिटर्न फॉर एवरी फिजिकल सिस्टम। तो हमसे बोला जा रहा है कि जो हम कॉन्सेप्ट है आपका एनर्जी का, ये एक सेंट्रल है फिजिक्स के लिए, एंड जो है आपका एक्सप्रेशन जो है होता है एनर्जी का, वो जो होता है लिखा जा सकता है हर एक फिजिकल सिस्टम के लिए। तो अब यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, ऐसा नहीं हर एक बात में आपके लिए कुछ ऐसा छिपा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें जो इनके एक बेसिक आइडिया के तौर पे ये दे देते हैं ना, तो ये भी उन्हीं में से एक है। तो उसको हम पढ़ रहे हैं, तो वो लिखा है आपका। तो अब बोल रहे हैं कि जब कभी भी व्हेन ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि आपकी हीट हुई, मैकेनिकल एनर्जी हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई, एक्सेट्रा, बोल रहे हैं कि जब हमारी सभी फॉर्म की एनर्जी, चाहे वो हीट हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, आर काउंटेड, उनको हम गिन सकते हैं। और इट टर्न्स आउट दैट, और ये हमारा ये जो है ऐसा प्राप्त हुआ है, टर्न आउट दैट, की जो एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि पहली तो हम इनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि मतलब एक मोल एनर्जी, दो, तीन, चार, ऐसे करके। और दूसरी ऐसा प्राप्त हुआ है कि जो एनर्जी रहती है वो कंजर्व रहती है नेचर में। कंजर्व मतलब रहती है कि ये कभी भी विलुप्त नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये हमेशा ही कंजर्व रहती हैं। मतलब कि यदि हमने किसी भी सिस्टम को 5 जूल एनर्जी दी तो वो 5 जूल एनर्जी का या तो वर्क करेगा या फिर उसमें से कुछ एनर्जी को हीट के फॉर्म में निकालेगा और कुछ वर्क में लगाएगा, लेकिन उसका जो हमने एनर्जी दी है वो कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो या तो हमें सराउंडिंग में मिल जाएगी या हमें वर्क के थ्रू मिल जाएगी, है ना। ये लाइन हमसे ये बोलती है, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे लिखा है द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू फॉर ऑल फोर्सेस एंड फॉर एनी काइंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोला है यहाँ पे कि जो जनरल लॉ हम पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वो जो है ट्रू है, मतलब कि सही है सभी फोर्सेस के लिए, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि बिटवीन होता है किसी भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के, है ना। मतलब कि चाहे कोई फोर्स हो, चाहे कोई एनर्जी हो, किसी भी चीज़ के बीच में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो एनर्जी का, वहाँ पे जो जनरल लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमेशा ही ट्रू रहेगा। और ट्रू रहने का मतलब वही कि भाई एनर्जी जो रहेगी आपकी कभी डिस्टोर नहीं होगी, कभी बनेगी नहीं, वो जो रहेगी आपकी फॉर्म जो उसका चेंज ही होता रहेगा, ये आपका हमेशा ही ट्रू होने वाला है।
और इस फॉलिंग जो है ऑब्जेक्ट में भी जो हम देख रहे थे कि भाई फ्री फॉल हो रहा था इन दी फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो कि एग्जाम्पल था आपका। तो इफ़ यू इंक्लूड द, यदि आप इंक्लूड कर दो किसको, इफेक्ट को, आप एयर के रेजिस्टेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अभी तक हम देख रहे थे क्या कि जो ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल हो रहा था तो उसमें से हम सिंपली ये देख रहे थे भाई उसकी काइनेटिक और उसकी पोटेंशियल जो रह रही थी वो ही कम ज़्यादा हो रही थी, और हम किसी की बात ही नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब हम किस एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको भी लेके चलेंगे, तो जो हमारा ऊपर से जो ऑब्जेक्ट आ रहा था, और यदि यहाँ पे क्या होती हमारी, मैं एयर को जो इस तरीके से बनाता हूँ, यदि हमारी यहाँ पे क्या होती, एयर होती, ये मान लीजिए एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यदि हमारे आपस में यहाँ पे एयर होती तो क्या होता, जो हमारी जो बॉल है जो नीचे गिर रही है और यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, एक घर्षण होता है, एक फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि ये हमारी जो बॉल होती है वो हीटअप हो जाती। इसको मैं फिर जो है थोड़ा लाल से करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो ये जो हो जाती है हमारी, क्या हो जाती, थोड़ी हॉट हो जाती है ना, और हॉट होने के कारण क्या होता कि इसमें से हीट इवॉल्व होती और हीट जो रहती है आपकी सराउंडिंग में चली जाती। तो वहाँ पे हमारा फिर जो पोटेंशियल और काइनेटिक वाला हम जो फंडा लगा रहे हैं कि इनका जो सम वगैरह वो सेम रहेगा, तो वो फिर सेम नहीं रहेगा। बिल्कुल आसान है ये, है ना। तो वो यहाँ पे लिखा है कि जब हम एयर रेजिस्टेंस की बात करेंगे डूरिंग दी जो है फॉल्स एंड सी द सिचुएशन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड एंड स्टे हेयर, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि ऑब्वियसली नॉट कंजर्व। तो बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे जो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी पहले थी वो वहाँ पे फिर कंजर्व नहीं रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एनर्जी उसकी हीट की फॉर्म में निकल जा चुकी है ना। द जनरल लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हाउ एवर इज स्टिल एप्लीकेबल, बोल रहे हैं जो जनरल लॉ ऑफ एनर्जी है वो भी जो है हमारा फिर भी क्या होता है वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अब ये जो बात यहाँ पे इन्होंने कही कि भाई जो है आपका कि मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे जो है कंजर्व नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो एप्लीकेबल होगा। तो अब ऐसा क्यों, वो जरा सुनो। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, जो हम ऊपर की सिचुएशन को फिर से देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जब हीट वगैरह आ गई हैं और रेजिस्टेंस आ गया है, तो इनका जो सम रहेगा, जब पहले 5 था वो अब 5 ना रह के कितना हो गया, 4 हो गया है। बहुत बढ़िया। लेकिन जो इसमें से एक जो हमारा गायब हुआ है, वो जो एक है वो हीट की फॉर्म में निकला जा चुका है, जिसको हम यहाँ पे वन मान ले रहे हैं ना। लेकिन अब आपको एक बात और देखनी है यहाँ पे कि वो जो हीट बन के निकला है वो कहीं ऐसा तो है नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है, वो यहीं सराउंडिंग में है। तो जो हीट और जो हमारा ये 4 हमको मिल रहा है मैकेनिकल वाला, जब उनका हम सम करेंगे तो हमें वापस से 5 मिलेगा। और इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी हीट का जो, यदि हम बोलें जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम फंडा लगा रहे हैं, वो अभी भी एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी हीट में एनर्जी निकली है और जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी क्या है, सराउंडिंग में ही अभी भी है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वहाँ पे एप्लीकेबल है। बहुत आसान है, कोई भी इतनी आपके लिए डाउट वाली चीज़ें नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए, एक एक लाइन को बता रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, है ना। कोई ऐसे नहीं बताएगा आपको एक लाइन करके। और ये जो है जिस बंदे ने सही से उनको समझ रहा है, ग्रैप कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में उनके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आने वाले हैं। बिल्कुल लिख के ले लो तुम। इसलिए जो जो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये ना। आधे घंटे का लेक्चर मैंने ऐसी, अभी मैं चाहता इसको 5 मिनट में कवर कर देता पूरा, लेकिन मैं आपको एक एक लाइन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान से सुनो। तो इसलिए पूरा लेक्चर को ध्यान से देखना। अब आगे देखिए क्या लिखा है। द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन, मैं बॉल लेके चल रहा था, ये स्टोन मान रहे हैं तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप स्टोन ही मान सकते हो उसको या बॉल मान सकते हो, जैसा आप जो चाहो वो मान सकते हो, है ना। तो बोल रहे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी उस स्टोन की, गेट्स ट्रांसफर हो जाएगी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और वो क्या रहेगी, उसमें कुछ हीट रहेगी, साउंड रहेगा, और बेसिकली जो साउंड रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, हीट में ही चेंज हो जाएगा, है ना। ये लिखा है कि अल्टीमेटली साउंड आफ्टर इट इज ऑब्जर्व बिकम हीट, वो भी हीट ही बन जाएगा। तो मतलब ओवरऑल हम बोलें तो वहाँ से एयर के रेजिस्टेंस के कारण जो हमें साउंड और हीट प्रोवाइड होगी तो वो हमारी हीट में ही निकल जाएगी। तो यहाँ से जो टोटल एनर्जी जो मिलेगी उस सिस्टम की, वो आपको क्या मिलेगी, स्टोन, जो स्टोन प्लस द सराउंडिंग, मतलब कि जो स्टोन की आपकी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, और जो भी सराउंडिंग में एनर्जी चली गई, जब उनका आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आपका रिजल्ट रहेगा वो रिमेन अनचेंज रहेगा, जो मैंने अभी आपसे ऊपर बताया। मतलब आपको वापस से वो 5 का 5 ही मिलेगा, है ना। ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए। अब लिखा है भाई कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इज थॉट टू बी वैलिड अक्रॉस ऑल डोमेन्स ऑफ नेचर। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाते हैं, ये जो है एक विचार है, और जो कि हमारा क्या है, हर डोमेन में
हमारा एप्लीकेबल होता है। डोमेन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई बात करते हैं किसी भी क्या है एरिया में, है ना, सिंपल इसको आप एरिया मान सकते हो। जैसे कि आप अर्थ की बात कर लो, चाहे आप सेलेस्टियल बॉडी की बात कर लो, चाहे आप जो है कहीं भी मार्स पे चले जाओ, चाहे वेनस पे चले जाओ, किसी भी प्लानट पे चले जाओ, तब भी ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, है ना। डोमेन का मतलब यही होता है। आगे लिखा है कि फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द मैक्रोस्कोपिक, बोल रहे हैं माइक्रोस्कोपिक माफ कीजिएगा, माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक भी ये हमारा बिल्कुल सही रहता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है कि बिल्कुल छोटे से छोटे जो हम सूक्ष्म जीवी देखते हैं, जैसे कि आपका एटम हो या आप उसके अंदर न्यूक्लियस हो, तो इसमें भी हमारा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहता है वो ट्रू रहता है। उसके अलावा चाहे माइक्रोस्कोप की बात कर लो, मतलब कि स्टार्स हुआ, प्लानट हुआ, उसमें भी हमारा ये ट्रू रहता है। ये यहाँ पे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है इट इज रूटीनली अप्लाइड इन द एनालिसिस ऑफ एटॉमिक। ये जो रहता है हमारा कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है? एटॉमिक वगैरह में, न्यूक्लियर, एलिमेंट्री, पार्टिकल प्रोसेसेस, तो इन सभी में एप्लीकेबल है। आगे लिखा भाई साहब कि एट द अदर एंड, और दूसरे हम उसमें देखें तो ऑल काइंड ऑफ जो कि वायलेंट फेनोमेनास होते हैं अकर इन द यूनिवर्स में ऑल दी टाइम, जो भी होते रहते हैं, जैसे कि आपका स्टार्स वगैरह का क्या होता है, डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर वहाँ से वो फिर बनते हैं, कुछ एनर्जी निकलती है, फिर उस एनर्जी से फिर वो बनते हैं। तो इस तरीके से जो भी हम देखते हैं तो वो सारा का सारा हमारे लिए क्या है, एक लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है ना। बोल रहा है कि एट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स द मोस्ट आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल इज वैलिड टू रिमेन अनचेंज। बोल रहे हैं सिंपल सी बात है कि जो पूरा यूनिवर्स है उसकी एनर्जी जो है वो आपकी अनचेंज है, अभी तक बदली नहीं है। मतलब कि मान के चलिए आपकी एनर्जी, जो हमारा पूरा यूनिवर्स ये ब्रह्मांड है, उसमें कोई सीमित एनर्जी हमारे पास है। उसी सीमित एनर्जी जो है उसी में से सन आपका डेवलप है, उसी में से हम जो है जीवित रह रहे हैं, और उसी से जो है भोजन, जो प्लांट्स है वो भोजन बना रहे हैं। मतलब कि हमारे यूनिवर्स के बनने से पहले भगवान ने या ईश्वर ने जैसे भी उसमें क्या किया है, एक ऐसी एनर्जी को डाल दिया जो कि कभी भी ना तो ख़त्म होने वाली है और ना ही वो जो है कम होने वाली। मतलब जितनी उन्होंने दी है उतनी ही रहती है वहाँ पे वो, और उसी का यूज़ करके सन अपना प्रकाश देता है, हम जो है हमारा भोजन बना पाते हैं। मतलब कि जो भी हमारे फेनोमेनास होते रहें, कुछ भी हो, लेकिन वो जो एनर्जी है वो हमारी ख़त्म भी नहीं होगी और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगी। ये यहाँ पे बोला गया है, मतलब कि वो हमेशा ही रिमेन अनचेंज रहेगी, है ना। कोई भी यदि हमारा स्टार्स के जो स्टार है, मतलब जो तारा है, यदि वो बिल्कुल एकदम फूट जाता है या उसमें कोई भी ब्लास्ट हो जाता है, तब भी वहाँ पे जो उसकी एनर्जी रहेगी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, है ना। वो जो एनर्जी रहेगी वो बिल्कुल ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी, चाहे वो आवाज़ हो, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो। तो ये यहाँ पे बोला गया है।